हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई का पाठ चौथा शब्द संपदा इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। आइए उनका परिचय देखते हैं। जन्म उनका 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ है। रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय: डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। मतलब इस पाठ में इस निबंध में लेखक ने क्या बताया है कि जो शब्द हैं उनमें बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। उनको दिखाते हुए इनकी संपदा यानी कि क्या होती है? वेल्थ, संपत्ति। तो शब्दों की जो संपदा है उसको बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? जो प्रारंभिक, जो शुरुआत से हमने देखा कि ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य पहले बंदर रूप में था, फिर आपने उसकी अवस्थाएं पढ़ी हैं। अनेक अवस्थाओं के बाद हम प्रॉपर मनुष्य जैसे अभी हम हैं वैसे उस रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि आदिम अवस्था, जो प्रारंभिक अवस्था है, वो से अब तक आधुनिक, मतलब अब तो हम आधुनिक माने जाने लगे हैं। आधुनिक मनुष्य की जो विकास यात्रा, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। जब इसका प्रश्न अगर किसी से पूछा जाए तो बहुत सारे लोग यह उत्तर देंगे कि जो मनुष्य का दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो क्या है? अन्य प्राणियों की तुलना में विकसित है। बहुत सारे प्राणी जो हैं हम देखते हैं वो भी हमारी तरह ही ग्रो होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनको भी अपना भला बुरा समझ में आता है, लेकिन फिर भी अन्य प्राणियों की तुलना में जो मनुष्य है उसका जो मस्तिष्क है वो क्या है? विकसित है, डेवलप्ड है ज़्यादा। उसमें ही विवेक जो बुद्धि होती है, विजडम, वो सब प्राणियों से अलग है। सोचने समझने की शक्ति मनुष्य के पास अधिक है। तो ऐसा हम सब उत्तर देंगे, लेकिन लेखक कहते हैं यह उत्तर अपूर्ण है। इस उत्तर को क्या कहते हैं? अधूरा बता रहे हैं कि यह आधा है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। क्या बता रहे हैं? कैसे मनुष्य की प्रगति हुई? कि ये जो मस्तिष्क है, दिमाग जो है मनुष्य का, मस्तिष्क यानी कि दिमाग ने भाषा की खोज की। जो हम भाषा यूज़ करते हैं उसकी खोज होने के कारण हम लोग बाकी प्राणियों से क्या हैं? विकसित हुए हैं। आपने भी देखा होगा जो प्राणी हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या करते हैं? हमारी तरह बोल नहीं सकते, राइट? हम लोगों को कुछ अगर बोलना है तो हम लोग उसको शब्दों में प्रकट करते हैं, वर्ड्स में बोलकर अपने भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्राणियों का ऐसा नहीं है। प्राणी बोलते हैं लेकिन उनकी एक ही भाषा है, हर एक चीज़ के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं हैं। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि इसलिए हम उनसे अलग हैं। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। सबका रूट कॉज क्या है? हमारी प्रगति का तो वो भाषा है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। जो ज्ञान शाखाएं हैं, ज्ञान जो बढ़ा, वो किसके कारण हुआ? भाषा के कारण ही हुआ। तो भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा का क्या मतलब है? जो वर्ड्स हैं उसमें से सार्थक शब्द, मतलब जो मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए। जैसे कि कमल, कमल अगर हम बोलते तो हमारे सामने क्या आ जाता है? फ्लावर ना, लोटस। अगर हमने बोला म क ल,
तो कुछ मीनिंग हुआ इसका? कोई मीनिंग नहीं, हमें कोई बात ही समझ में नहीं आएगी, तो हम वो भाषा के अंतर्गत नहीं लेंगे। तो भाषा का मतलब क्या है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, उनका प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो है भाषा। आगे देखते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों का ये जो संसार है वो एकदम विचित्र है, अलग है, अनोखा है। शब्दों की जो ताकत है, जो पावर है वर्ड में, वो उसकी तरफ हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। हम ऐसे ही बातें करते हैं, सोचते भी नहीं हैं कि मतलब शब्दों में कितनी ताकत होती है। आपने कभी सोचा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है? नहीं, जैसे हमको बोलना सिखाया गया है वो हम बोलते हैं और अपनी ज़रूरतों को, जो ज़रूरत है वो बोल के पूरा करते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वही लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। जो शब्द है वही क्या करते हैं? मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। शब्द है वो क्या करते हैं? मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। कैसे? जब हम आपस में बात करते हैं तभी हम एक दूसरे को जानते हैं ना, तभी हमारा जो लगाव है उनसे होता है और वो हम उनसे जुड़ते हैं। जैसे हमारे अगर फ्रेंडशिप, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंडशिप करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? एक्शन करके कर सकते हैं? नहीं ना, उनसे बात करोगे, वो आपसे बात करेगा या करेगी तो ही आप फ्रेंड्स बन सकते हो। तो जो शब्द हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। अब एक तरफ बता रहे हैं कि जोड़ते भी हैं, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जोड़ते भी हैं। सही है ये? हाँ, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो वर्ड है, कभी कभी हम ऐसा वर्ड बोल देते हैं किसी और को कि वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमारा उनसे रिश्ता ही टूट जाता है। होता है ना कई बार ऐसा कि गलती में, अनजाने में हम बोल देते हैं, लेकिन वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो शब्द हैं वो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं। अगर साइंटिफिक दृष्टि से हम देखें तो जो अक्षर हैं वो क्या हैं? ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव हैं। उनकी दृष्टि में तो ये जो वर्ड्स हैं ना वो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा साइंस की दृष्टि में है, साइंस के नज़रिए से ये ऐसा माना गया है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। मनुष्य यानी कि हम सब क्या करते हैं? उन्हें अर्थ देते हैं, जो वर्ड है उसको मीनिंग देते हैं और उसको जीवंत बनाते हैं। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। जब वर्ड्स जीवंत होते हैं तो उनमें जो मनुष्य के अलग अलग जो बिहेवियर है, स्वभाव है, क्वालिटी है, वो उसके अंतर्गत आने लगती है। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। आपने देखा होगा हर एक मनुष्य जो है उसका स्वभाव, उसका जो बिहेवियर, उसका नेचर जो है वो अलग अलग होता है, राइट? वैसे ही शब्दों के जो बिहेवियर हैं, जो नेचर है वो अलग अलग है। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, कुछ लोग अगर हमारे सामने आते हैं तो हमारे फेस पे क्या आ जाती है? स्माइल, क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं? हमको हंसाने का काम करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। वैसे ही यहाँ पे कुछ शब्द भी हैं जो लोगों को हंसाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको सुनने से हंसी आती है। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ़ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित यानी कि दुखी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो, कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो लोगों को हमेशा तकलीफ़ देना चाहते हैं। कोई भी अगर सामने आया तो उनको बुरा ही बोलेंगे, उनकी निंदा ही करेंगे, उनकी तारीफ़ कभी करेंगे नहीं। वैसे ही कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया ऐसे वर्ड तो हम लोग को बहुत ही दुख होता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड होते हैं, जो वर्ड सामने वाला अगर हमको बोलता है
तो वो सुन के हमें रोना भी आ जाता है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आपकी समझो मम्मी ने, अगर आपने मम्मी की बात नहीं सुनी तो आपको कुछ कह देती है, सिर्फ वर्ड ही बोलती है, तो आपको रोने जैसा फील होता है या फिर आप रोने लगते हो सिर्फ मम्मी की उस डांट फटकार के जो ऐसे शब्द होंगे, जो डांटती होंगी, ऐसे शब्दों से ही हमें रोना आ जाता है। वही लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। कुछ लोग बहुत प्यारे लगते हैं हमको, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। कोई कोई वर्ड होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे अप्रिशिएशन का वर्ड है। टीचर आपको क्या करती है, अप्रिशिएट करती है। अगर वेरी गुड बोलती है, एक्सेलेंट बोलती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, प्यारा लगता है। हाँ, मुझे अप्रिशिएशन मिला या मेरी तारीफ़ हुई। जो तारीफ़ वाले वर्ड होते हैं वो सुनने में अच्छे लगते हैं। वैसे ही उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। कोई कोई अगर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे आप सॉन्ग में ले लो, सॉन्ग में जो वर्ड्स होते हैं, कभी कभी हम उस सॉन्ग को बार बार सुनना चाहते हैं। कोई एक ऐसा सॉन्ग होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि उसकी वर्डिंग्स, जो सॉन्ग की वर्डिंग्स है ना, वो बहुत अच्छी है। तो वही जो शब्द यूज़ हुए हैं गाने में, वही हमें बहुत प्यारे लगते हैं और हमें उस गाने को बार बार गाने की इच्छा होती है ना। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक यानी कि बिना काम के। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कोई कोई वर्ड कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे, सात्विक, सभ्य, उनको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फील होता है सामने वाले को। अगर हम बोलते हैं तो ऐसे होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। निष्क्रिय यानी कि कृतिहीन, मतलब कुछ करना नहीं है, ऐसे आलसी टाइप। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। कुछ शब्द ऐसे कभी कभी कोई बोलता है या फिर बोला जाता है कि कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है, जो भाग्य में, जो नसीब में है वो तो मिल ही जाएगा। नहीं है नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ लोग हमें ऐसे उपदेश देते हैं, ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि हमें कुछ करना नहीं है, जो अपने नसीब में रहेगा वो हमको मिलेगा, जो नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक न्यूटन को आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा साइंस में, या फिर साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, ये इनकी कहानी, न्यूटन की कहानी। जो वे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो सेब का जो फल है पेड़ से नीचे गिरता है, तो उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में आता है कि जो फल है, सेब का फल, वो नीचे ही क्यों गिरता है। तब उन्होंने इसकी खोज की कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके कारण जो भी हम कोई चीज़ अगर ऊपर भी फेंकते हैं ना, तो वो नीचे की तरफ गिरता है। वही है ये न्यूटन वैज्ञानिक। इन्होंने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 90% आपकी मेहनत, 5% बुद्धि की, 5% जो आपको बुद्धि मिली है, विजडम मिला है वो, और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। 5% आपका संयोग काम करता है, आपका लक काम करता है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। वो क्या बता रहे हैं न्यूटन, कि हमें सबसे ज़्यादा क्या करना होता है, हार्ड वर्क। अगर हमारा, समझो आप पढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे नहीं मुझे पास होना है तो मैं आगे होऊंगा, मतलब पास हो जाऊंगा, मुझे कुछ करना नहीं, नसीब में रहेगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा चलेगा बिल्कुल नहीं। फिर उसका रिज़ल्ट आपको पता है क्या मिलेगा। बिना मेहनत के, बिना स्टडी किए आप आगे सक्सेस नहीं हो सकते, मतलब जितना आपने चाहा उतने अंक आपको नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए आपको कठोर परिश्रम करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी होगी। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसे जो कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ऐसे निष्क्रिय बनाते हैं,
डीमोटिवेट करते हैं, यानी कि जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन से निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसे शब्दों को ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं यहाँ पे। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द क्या होते हैं, किसी भी अन्य भाषा, कोई भी अन्य दूसरा जो हम बोलते हैं, सब भाषाएं अलग अलग भाषाएं हैं, तो उनमें से वो किसी से भी मित्रता, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। कुछ ऐसे आपके फ्रेंड आपने भी देखे होंगे ना, कि वो एकदम नया रहेगा लेकिन आपसे ऐसे बात करेगा कि बहुत पहले से जानता है। ऐसे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो वैसे कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं कि उसी में घुल मिल कर उसी के बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं कि वो कुछ रिजर्व टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मतलब वो जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं कर पाते लोगों से, उन्हें समय लगता है फ्रेंडशिप करने में या दोस्ती करने में। ठीक वैसे ही शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। स्पेशली जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है, मिलनसार है, घुल मिल जाता है। वो कौन है, अंग्रेजी भाषा के शब्द, जैसे कि बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सारे इंग्लिश हैं, लेकिन हम लोग उसको हिंदी में भी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। वो हिंदी के ही वर्ड्स हमको लगते हैं, जैसे कि बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। जो नहीं मिलते उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेखक ने दिया है कि वो जो तमिल भाषा के जो वर्ड्स हैं वो क्या है, अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं। अलबत्ता यानी कि निसंदेह, मतलब नो डाउट हिंदी के जो शब्द हैं वो मिलनसार हैं। मिलनसार यानी मिलजुल कर रहने वाला, मिलने वाला एक दूसरे से, मिलनसार है, परंतु सब नहीं, सारे नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लास्ट तक वो सबसे अलग हैं, ऐसा अपना वजूद बना के रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो अन्य भाषा से ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलजुल जाते हैं कि जो उनका रूप था वो खत्म हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। अब ऐसा लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं, जैसे कि हिंदी संस्कृत से बना हुआ है वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन। मांग पत्र हिंदी और अरबी फारसी से मिलकर ये शब्द बना है, वो है थानेदार। किताब घर अंग्रेजी और संस्कृत से मिलकर बना है, वो शब्द है रेडियो तरंग। अरबी फारसी से बीमा पॉलिसी, अरबी फारसी और अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी ये शब्द बना है आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। ये जो वर्ड आ गए हैं हिंदी के अंतर्गत, उनसे हिंदी जो भाषा है उसका भी शब्द संसार जो है समृद्ध यानी कि विकसित हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर कहीं और मिलते ही नहीं, किसी और लैंग्वेज के साथ, किसी और भाषा के साथ। कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े बिंदास ओपन होते हैं, वो किसी भी भाषा के साथ जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। हमारी भाषा कैसे समृद्ध होती है? शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है।
भाषा कैसे समृद्ध होती है? कुछ शब्द हमारी भाषा से दूसरी भाषा में जाके मिलते हैं और कुछ दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आके मिलते हैं। इससे क्या होती है? हमारी भाषा समृद्ध होती है, यानी कि विकसित होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनके पास हमारे लिए कुछ वर्ड नहीं होता है, वैसे शब्द। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। बहुत सारे हिंदी बोलते समय हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी और फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जिनके पास हमारे लिए शब्द नहीं है, ऐसे वर्ड हम लोग क्या करते हैं? दूसरे भाषाओं का एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। ऐसे ये सब एग्जाम्पल हैं जो बाहर से दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में यूज़ होते हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जिनके पास हमारे लिए पहले से ही जो वर्ड हैं, उनकी जगह पे हम लोग दूसरी भाषा का शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसा लेखक बता रहे हैं। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं। माँ के लिए बहुत सारे हम अलग अलग भाषाओं में शब्द बोलते हैं, जैसे कि माई बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। और पिता के लिए बाबा, अक्का, दीदी के लिए अन्ना, भाई के लिए दादा, बापू आदि, ये सारे हमारे शब्द हैं। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। अब उनको ये अपनी भाषा, जो हम माई बोलते थे, मम्मी को अम्मा बोलते थे, उनको छोड़कर अब हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक हो गए हैं ना हम सब, तो हम क्या कहते हैं? मम्मी डैडी। अब तो मम्मी डैडी भी नहीं, मम्मा डैडा है ना, ऐसा बोलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं, लेखक के अनुसार ये जो हम ये करते हैं कि अपनी जो भाषा है उसको छोड़कर हम लोग किसी और की भाषा को अपनाते हैं, मतलब जिसके लिए हमारे पास शब्द है, ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसको छोड़कर दूसरों की भाषा अपनाते हैं। ऐसा करना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे मुख से, मुख यानी कि मुँह से जो उच्चारित है, जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, जो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वो शब्द हमारे चरित्र, हमारा जो कैरेक्टर है, वो बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कार को दर्शाते हैं। हमारा मैनर क्या है, हमें कितनी समझ है, कितनी बुद्धि है, वो सब हमारे जो हम वर्ड्स बोलते हैं ना, उससे पता चलता है। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं तो सोचना चाहिए कि या जो हम बोलने जा रहे हैं क्या वो सही है, फिर बोलना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल बोलना और लिखना एक कला है। जैसे कि आप निबंध लिखते हो, थोड़े शब्दों में उस टॉपिक पे पूरा, उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा लिखना होता है डिटेल में ना, तो वो एक कला है। निबंध लिखना भी एक कला है। तो वैसे ही यहाँ पे भी लेखक कह रहे हैं कि शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। यह कला हमें कैसे आ सकती है हमारे अंदर? तो विविध यानी कि अनेक पुस्तकों, अनेक बुक के वाचन से, अनेक बुक को रीडिंग करने से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक आप पढ़ोगे तो आपके अंदर ये कला विकसित हो सकती है। और मेहनत से, मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम यानी कि मेहनत हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। दरार पड़ना यानी कि दूरी बढ़ सकती है। तो एक गलत शब्द आपने बोल दिया तो जो आपकी दोस्ती थी वर्षों की, मतलब कि कई वर्ष से आप फ्रेंड थे, लेकिन आप ऐसा कुछ बोल दोगे कि वो नाराज़ हो जाएगा, दोनों में दरार पड़ जाएगी, दोनों की दोस्ती में यानी कि दूरी बढ़ जाएगी। अब किस समय किसके सामने
किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। किसके सामने हर समय सेम हम लोग नहीं रह सकते ना, सेम नहीं बोल सकते। जैसे अपने फ्रेंड के बीच में अगर आप बातें करते हो तो वो बात करने का आपका ढंग जो है वो अलग होगा। घर में अपने पेरेंट्स के सामने आप बात करते हो तो वो बात करने का ढंग, जो शब्द आप यूज़ करते हो वो अलग होगा। अगर आप स्कूल में हो, टीचर से या फिर प्रिंसिपल मैम से आप बातें करते हो या प्रिंसिपल सर से आप बातें करते हो तो वो जो बात करने का ढंग है, वो जो शब्द यूज़ किए जाएंगे वो अलग होंगे। तो हर जगह पे हम लोग सेम नहीं बोल सकते, सेम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसके सामने कैसे बोलना है उसके लिए आपको अनुभव, एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा, एक दूसरे का देखकर, मार्गदर्शन आपको गाइडेंस मिलेगा उससे, और वाचन रीडिंग करने से ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थ में शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। सुंदर, उपयुक्त मतलब जो क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से अगर आपने आंसर लिखा है तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट ना। क्वेश्चन अलग और आपको जो आंसर आ रहा है वो आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, फिर वो पूरा गलत हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सुंदर, उपयुक्त, अर्थ में शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है, उस कारण ही आपको अच्छा ग्रेड मिलता है। श्रेणी यानी कि ग्रेड प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अनाप शनाप यानी कि फालतू की बातें, कहीं पे कुछ भी बोलना, व्यर्थ की बातें, उसका जो यूज़ हम करते हैं वो हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। सबके पास अपनी अपनी अलग अलग शब्दों की संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको बचपन से ही रीडिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टीचर्स आपको बोलते हैं रीड करो, इसीलिए लाइब्रेरी होती है, ग्रंथालय होता है, आपको रीड करने के लिए जोर दिया जाता है कि पढ़ो पढ़ो। किस लिए? ताकि जो आपकी शब्द संपदा है वो बढ़ सके। तो यहाँ पे भी लेखक कह रहे हैं कि आपको अपनी अगर शब्द संपदा बढ़ानी है तो साहित्य के वाचन की ज़रूरत है। आप अलग अलग स्टोरी बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, ये सब साहित्य हो गए। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेखक? जो शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के कई जगह पे अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सब जानने के लिए आपको क्या लेना चाहिए? डिक्शनरी, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की ज़रूरत भी होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप उसका रोज एक पेज एकाग्रता यानी कि ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो शब्द संपदा की जो शक्ति है उसका पता आपको चल जाएगा। मतलब सब वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका हिंदी वर्ड क्या होगा, वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। तो अब हमें क्या डिसाइड करना है कि अब हमें क्या करना है? अपनी जो शब्द संपदा है उसको बढ़ाना है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। अगर अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वाचन संस्कृति को बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ना शुरू करो। हम लोग को रीडिंग अगर आप नहीं करते हो तो रीडिंग करना शुरू कर दो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा रीड करो, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ ऐसे करते करते एक पेज पे आओ। ऐसे आप अपनी रीडिंग को बढ़ा सकते हो। उससे ही आपको अलग अलग शब्द पता चलेंगे और आप क्या हो जाओगे? शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो इस निबंध से हमने क्या समझा कि हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। दूसरों को बुरे लगे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और लेखक ने साथ में यह भी बताया है कि हमको रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अपनी शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए।
आइए देखते हैं शब्द वाटिका। नए शब्द तकलीफ़ यानी कि परेशानी, निष्क्रिय यानी कि कृतिहीन, मिलनसार यानी कि मिलजुल कर रहने वाले। मुहावरे हैं दरार पड़ना यानी कि दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना यानी कि निरर्थक बातें करना। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।